नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट पर आज कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत केंद्रीय बजट की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। क्या खास है केंद्रीय बजट में, आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को। कल भारत सरकार का बजट माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार ये बजट पेश किया। लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में पूरे विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने और देश को और मजबूती से आर्थिक रूप से समृद्धि दिलाए। तो इस दृष्टि से भी ये इस विजन को लेकर के भी ये बजट पेश हुआ है। निश्चित रूप से हमारे अपने जो कर्तव्य है, 3 कर्तव्यों को लेकर के हमारा ये बजट पेश हुआ है। विकास को तेज एवं सतत बनाए रखना। जो हमारी सरकार 11 साल से विकास कर रही है, देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है, उसको और भी तेज करना और सतत प्रयास करना, जिससे ये विकास का रथ रुके नहीं, विकास की गति रुके नहीं। दूसरा कर्तव्य हमारा ये कि आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। जो आम लोग हैं वो सरकार से क्या आशा और आकांक्षा रखते हैं, उन आकांक्षा, उनके विचारों को उस बजट में शामिल करते हुए उनको पूरा करना और साथ ही साथ में उनकी क्षमता है, कौशल विकास भी करना, जिससे उनकी क्षमता, देशवासियों की क्षमता बढ़ेगी, कौशल विकास होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो इस देश के निर्माण के लिए भी उनका सबका योगदान रहेगा। साथ ही साथ में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर समावेशी विकास करना। जो मोदी जी का एक ही मंतव्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग। इसी दृष्टिकोण को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और इसी दृष्टिकोण को लेकर के ये बजट भी पेश किया है, जिससे आने वाले समय में इस देश को विकास के रथ पर और मजबूती मिलेगी। इस बजट में किसानों को, पशुपालकों को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को, दिव्यांगों को, मध्यम वर्ग को, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनको, गरीब परिवारों को समृद्ध करने के लिए अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो ध्येय है अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठे हैं उनको मजबूती मिले, वहाँ तक बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और सारी सुविधाएं उन लोगों को वो मिले और आर्थिक रूप से उनको भी समृद्धि मिले, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति का विकास हो। इस दिशा में ये बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पेश हुआ है। अभी अपन बात करें तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी योजनाएं समावित की है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन बात करें तो दवाओं में लगने वाले शुल्क में कटौती की गई है। कैंसर के इलाज में उपयोग आने वाली 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने का काम भी इस बजट में किया है। गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए बायो फार्मा व आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ का फंड इस बजट में आवंटित किया है। LRS के तहत बच्चों को विदेशों में पढ़ने व घूमने हेतु विदेश यात्रा टूर पैकेज पर TCS को 5% से घटाकर 2% किया है, जिसे विदेश में जो अपने बच्चे पढ़ने भारत के बच्चे जाते हैं तो पहले टैक्स 5% लगता था, अब वो उसको घटा करके 2% कर दिया है और घूमने वालों के लिए भी ये सुविधा मिलेगी। तो हर व्यक्ति को जो विदेश जाएगा उसको उसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाए,
महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हुआ है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए एक छात्रावास स्थापना करने की घोषणा इस बजट में हुई है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये पहली बार हुआ है, मतलब पूरे भारत में प्रत्येक जिले पर महिला के लिए, बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं की। ये महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी सोच के कारण ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से ये हर जिले पर छात्रावास बनेंगे तो वहाँ की बच्चियां हैं उन छात्रावासों में ठहरेगी और पढ़ाई के क्षेत्र में उनको किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। तो इसका भी लाभ आने वाले समय में मिलेगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है। छोटे उद्योग जो एमएसएमई उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने हमेशा पहले भी प्रयास किया है, इस बजट में भी प्रयास किया है। छोटे उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, तो इस दिशा में भी इस बजट में प्रावधान रखा है और 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है। महिलाओं को वैसे हमारी सरकार ने हमेशा बढ़ावा देने का काम किया है, चाहे वो लखपति दीदी के मामले में हो, पशु सखी के मामले हो या ड्रोन दीदी का मामला हो, हर तरह से महिला के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। अभी लखपति दीदी की सफलता को देखते हुए महिलाओं को आजीविका से बढ़ाकर बिजनेस वुमन बनाने की दिशा में योजना शुरू की जाएगी, जिसमें वे उनकी अच्छी व सफल उद्यमी बनकर अपने परिवारों को आगे बढ़ाने में मदद उनसे मिलेगी। तो महिलाओं को एमएसएमई उद्योग में जिस तरह से लखपति दीदी की सफलता हुई है, उसी तरह से अब महिलाओं को उद्योगों में भी भागीदारी मिले, उनको उद्योगों के मामले में वो आगे बढ़े, इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। तो इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं किसान को मजबूती देने के लिए पशुपालन को विशेष प्राथमिकता इस बजट में दी गई है। किसानों की कुल आय में 16% पशुपालन का भी योगदान है और पशु चिकित्सा, जिस तरह से मानव की चिकित्सा के लिए सरकार हमेशा प्राथमिकता रखती है, उनके लिए सारी सुविधाएं, अंतिम छोर तक सारी सुविधाएं मानव की चिकित्सा के लिए सरकार उपलब्ध कराती है। इसी तरह से सरकार की मंशा है कि पशुओं की चिकित्सा भी पर्याप्त मात्रा में हो और पशु चिकित्सा के लिए डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में देश में बने और डॉक्टरों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो। तो इस दिशा में भी सरकार ने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को साथ में जोड़ते हुए नई कॉलेजेस खोलने के लिए भी इस बजट में घोषणा की है, जो आने वाले समय में इस पशु चिकित्सा के क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। 1 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद के लिए कॉकल्ट प्रोत्साहन योजना का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे किसानों को और भी मजबूती मिलेगी। जल संरक्षण, ग्रामीण रोजगार व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों व अमृत सरोवरों को एकीकृत कर कार्य योजना बनाने की भी इस बजट में घोषणा की है। निश्चित रूप से जल के अपने सरोवर है, उन सरोवरों का मॉडिफाई होगा, उनका निर्माण, पुनर्निर्माण भी होगा और उन सरोवरों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी काम होगा, जिससे ये मछली पालन के क्षेत्र में जो काम करने वाले मछुआरे हैं या जो किसान हैं, उन लोगों को भी उसका फायदा आने वाले समय में मिलने वाला है। कृषि प्रणाली को तकनीक से जोड़ा भी जाएगा, यह भी इस बजट में प्रावधान रखा है। नारियल, कोको, चंदन, कोको जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया जाएगा। पशु चारे व
बिनौलों की आपूर्ति पर टैक्स में कमी की गई है। इस बजट में पशुपालकों को फायदा देने के लिए जो पशुओं का चारा खरीदते हैं और बिनौला कपासिया है उसमें भी टैक्स में जो कमी की गई है, जिससे किसानों और पशुपालकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जिला अस्पतालों में आपातकालीन ट्रॉमा केयर स्थापित किया जाएंगे। जितने भी जिला अस्पताल है वह आपातकालीन ट्रॉमा केयर स्थापित किए जाएंगे, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में भी मजबूती मिलेगी। खादी, हाथ करघा व हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद, बुनकर, ग्राम उद्योगों व कामगार वर्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। हमेशा प्रधानमंत्री जी की ये मंशा रहती है कि हम हस्तशिल्प को, बुनकर लोगों को और जो छोटे उद्योग है, ग्रामीण क्षेत्र में जो हाथ से कामगार जो काम करने वाले लोग हैं, उनको है ना स्थानीय लोगों को बढ़ावा कैसे दे। और इस दिशा में जैसे महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार की पहल भी इस बजट में की गई है और कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली बार भी बजट में विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। जो कामगार लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं उन लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना भी पिछली बार शुरू की थी, वो भी चालू है। और इस बार भी जैसे महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की इन्होंने शुरुआत इस बजट में की जाएगी, जिससे आने वाले समय में कामगारों को मजबूत हो वो। और कामगार लोग हमेशा भारत के आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर घर को बिजनेस मिले, हर घर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भारत में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 22,500 करोड़ के निवेश को बढ़ा करके 40,000 करोड़ इस बजट में करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। 30 रासायनिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण बहुत कम होगा धीरे धीरे। और ये पूरे देश में 30 रासायनिक पार्क बनेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण मिटाने में भी उसका सहयोग मिलेगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने 3 आयुर्वेद एम्स खोलने की भी घोषणा की है। जिस तरह से हमारा जो एम्स चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहा है, जोधपुर में, दिल्ली में, इस जो एम्स है, इसी तर्ज पर आयुर्वेद एम्स खोलने की भी 3 घोषणा की है, जिससे आयुर्वेद को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आयुर्वेद का लाभ भी सीधा मिलेगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की है, जो वाराणसी और 3-4 जगह वो घोषणा है। बाकी भी इस तरह से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट भी इस बजट में दी गई है और 200 पुराने उद्योग समूह को पुनर्जीवित करने की भी इस बजट में घोषणा की है। विदेशों से जो व्यापार करने वाले व्यापारी गण हैं उनको बहुत सारी छूट दी है, जिससे विदेशों से जो अपना आयात निर्यात करने वाले हैं उनको भी उसका फायदा मिलेगा। 200 जो उद्योग समूह हैं, बहुत पुराने उद्योग समूह हैं जो कई मतलब ठप पड़े हुए हैं, उनको सबको पुनर्जीवित करने के लिए भी इस बजट में घोषणा की है, जिससे व्यापार की गति बढ़े। और स्थानीय जो लोकल व्यापारी है उन व्यापारियों को मतलब सारी सुविधाएं हासिल हो, इसलिए 16 बिंदु उसमें भी है, उनको भी बहुत सारी छूट इस बजट में दी हुई है। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला बनाने की भी स्थापना इस बजट में की गई है। पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को विकास की प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाई जो गाइड है जो पर्यटन स्थलों पर काम करते हैं उनको क्या है कि उनको मतलब प्रशिक्षण नहीं मिलता, इस कारण से जो विदेश से आने वाले पर्यटक है या स्थानीय पर्यटक है उनको पूरी तरह से वो गाइड नहीं कर पाते, तो उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण देने की योजना भी इस बजट में है, जो उसका गाइडों के प्रशिक्षण का खर्चा भी भारत सरकार उठाएगी। दिव्यांगों के कौशल विकास व प्रशिक्षण व उद्योगों के माध्यम से आजीविका के
अवसर दिए जाएंगे। पात्र दिव्यांग को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण दिए जाएंगे। तो दिव्यांगों के लिए भी इस बजट में घोषणा की है। तो निश्चित रूप से बजट में बहुत सारी जो घोषणाएं हर वर्ग के लिए, सभी वर्गों को समाहित करते हुए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने की है। हर वर्ग को मजबूत करने के लिए और मुख्य जो है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उस विजन को लेकर के ये प्रधानमंत्री जी ने ये बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया। मैं अब आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, 11 सालों से जिस तरह से पूरे विश्व में अपने देश की इज्जत बढ़ी है, पूरे देश में आर्थिक दृष्टि से भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये विकास की गति भी लगातार बढ़ेगी। इस विकास की गति को हम आगे बढ़ाएंगे।